हेलो व्यूवर्स, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मैटर इंट्रोडक्टिव लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के उससे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ स्पाइनल एनेस्थीसिया। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि व्हाट इज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया, then spinal anesthesia is a type of anesthesia in which neuroaxial regional anesthesia is given with the help of an anesthetic is drug which is used in the anesthesia is named as anesthetic. So we can say it is a neuroaxial regional blockage in the subarachnoid space. कहने का मतलब क्या होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, जैसे लास्ट वीडियो में आपको लोकल एनेस्थीसिया बताया था, इसी तरीके से आज स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें। स्पाइनल एनेस्थीसिया की एक पर्टिकुलर साइट होती है। इसमें क्या होता है कि जो एनेस्थेटिक ड्रग जो होता है वो हमारा सब अरेक्नोइड स्पेस जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और वहाँ से फिर वो CNS में जाके अपना इफ़ेक्ट दिखाता है पूरी बॉडी। इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, कम्प्लीटली ब्लॉक होते हैं। तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको ना तो पेन फील होता है, पेशेंट को इवन नमनेस वगैरह की फीलिंग होती है, ठीक है। प्रेशर का परसेप्शन फील हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सब अरेक्नोइड स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको एक हल्की सी एनाटॉमी समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले अगर बाहर से मैं अगर आपको एनाटॉमी बताने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमारा आता है स्किन के जस्ट बाद आएगा सबक्यूट फैटी टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। उसके जस्ट बाद आपका आएगा सुप्रास्पाइनेटस, नेक्स्ट इंटरस्पाइनेटस, नेक्स्ट लिगामेंटम फ्लेवम। ये सब लेयर हैं, ठीक है, लिगामेंटम फ्लेवम। एंड देन एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो आपने सुना होगा वो वहाँ पे दिया जाता है। एपिड्यूरल के जस्ट बाद आएगा ड्यूरामेटर के बाद आएगा सबअरेक्नोइड स्पेस। तो इन सब लेयर को पियर्स करने के बाद आपका सबअरेक्नोइड स्पेस के अंदर ही जो सॉल्यूशन होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा OT के अंदर जब भी आप गए हैं तो जब भी एनेस्थेटिक जो होता है वो ड्रग जब मान लो अगर किसी स्टूडेंट से दिलवा रहा होता है तो अब उसको बताता हुआ सुनना ही दिया होगा कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होता है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंट फील होता है वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके जस्ट बाद ही आपको ये इंजेक्ट कर, वो रेजिस्टेंस किस चीज़ से फील होता है, वो रेजिस्टेंस हमें फील होता है ड्यूरामेटर से। मैंने आपको बताया कि ड्यूरामेटर के जस्ट बाद आता है हमारा सबअरेक्नोइड स्पेस। तो जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होता है इट मीन्स आप कौन से पोजीशन पे हैं, अब ड्यूरा को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए ये चीज़ बोली जाती है। अच्छा, साइट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो साइट ये सब चीज़ें बतानी ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि लिटरेचर आप लोग कुछ मैं बताऊंगी जो मेन है और बाकी आप लोग बुक से इजीली पढ़ सकते हैं, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो साइट की अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली ये L3, L4 और L4, L5 के इन बिटवीन दिया जाता है, ठीक है, दो लंबर के बीच में दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि L3, L4 और L4, L5 के बीच में ही दिया जाता है, L1, L2 पे क्यों नहीं दिया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है वाइवा में। तो L1 और L2 पे ना देने का कारण ये है क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ऑलमोस्ट उसकी पोजीशन होती है L1 और L2 तक, ठीक है, उसकी पोजीशन वहाँ तक होती है। तो अगर हम मान लो L1 और L2 में अगर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाने के लिए हम जनरली इसकी जो साइट होती है वो या तो L3 और L4 के बीच में या फिर L4 और L5 के बीच में जनरली इसको हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जो इसकी साइट है अगर हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसकी साइट को कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हमारी जो इलियक क्रस्ट होती है, ठीक है, जो इलियक बोन होती है हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना हाथ रखते हैं और उसके
जस्ट बाद हम मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे जो लंबर वर्टेब्रा है, इलियक क्रस्ट के ऊपर, इलियक स्पाइन के ऊपर हमने अपना फिंगर मतलब थंब रखते हैं, देखते हैं, तो उसकी जो पोजीशन होती है वहीं से हम फिर उसके बाद अपने लंबर को फील करते हैं थंब से, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसकी पोजीशन बनाते हैं। इसके स्पाइनल एनेस्थीसिया की अगर क्लीनिंग की बात करें तो बहुत ही ध्यान दिया जाता है। इसकी जनरली 3 बार क्लीनिंग हो जाती है। सबसे पहले बीटाडिन से हम क्लीन करते हैं इसको, उसके बाद फिर स्पिरिट से क्लीन होता है और नेक्स्ट फिर दोबारा बीटाडिन से क्लीन होता है। लेकिन जनरली और कोई भी साइट होंगी सर्जिकल, आपने देखा होगा कोई भी ऑपरेट करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, स्पिरिट से साफ करके फिर बीटाडिन से क्लीनिंग करके हम ड्रैपिंग कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले बीटाडिन से क्लीनिंग होगी, फिर स्पिरिट से क्लीनिंग होगी और फिर दोबारा से बीटाडिन से क्लीनिंग होगी और फिर उसके बाद ड्रैपिंग होती है, ठीक है। ड्रैपिंग में कितना पोर्शन आपका अनकवर रहता है, ऑलमोस्ट T12 से लेके S1 तक आपका जो पोर्शन होगा वो इसमें अनकवर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली जो नीडल यूज़ की जाती है, आज के टाइम में जो नीडल यूज़ की जाती है वो ज़्यादा प्रीफर की जाती है 26 यानी कि 26 गोज की नीडल। पहले टाइम पे 18 से 18, 20, 24 ये भी यूज़ की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे 26 गोज ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि नीडल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने कॉम्प्लिकेशन एक सुना होगा कि हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो वो सब अगर मान लो नीडल का बोर अगर ब्रोड होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है वो हेडेक? क्योंकि उसमें जो CSF का जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा अगर मान लो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा आपके हो सकते हैं। तो इसलिए आजकल जो नीडल है वो 26 गोज की यूज़ की जाती है। अब मैं बात करूँगी कि जब हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को, जब हम कौन सा एनेस्थेटिक ड्रग सबसे पहले तो इंजेक्ट करते हैं। जो भी मैंने पहले वाली वीडियोस में जो मेनली 2 ही ड्रग आपको बताए थे लोकल में, एक लिग्नोकेन और दूसरा बुपीवेकेन। तो यहाँ पे मोस्टली जो होता है वो बुपीवेकेन यूज़ किया जाता है। लिग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बुपीवेकेन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी डोज इसकी वर्सेस अगर एपिड्यूरल की और इसके दोनों की डोज इसके अंदर डिपेंड करें तो एपिड्यूरल में इसकी डोज ज़्यादा ली जाती है। बुपीवेकेन की ऑलमोस्ट 10 to 20 ml यूज़ होती है, जबकि स्पाइनल के अंदर इसकी ऑलमोस्ट 1.5 to 2.5 ml तक आपकी डोज में इसका काम चल जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो नीडल का जो हमारा जो एंगल होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो उसका क्या होता है ऑलमोस्ट 50 डिग्री से कम होना चाहिए। वो मतलब लगभग 25 डिग्री एंगल होता है। और सबसे पहले जब हम साइलेट को विद नीडल जब इंसर्ट करते हैं और फिर जब बाहर निकाल के देखते हैं नीडल को, तो पहले हमने देखा जाता है कि CSF फ्लूइड आ रहा है या नहीं आता है। अगर CSF फ्लूइड आपका वाइट कलर का जो फ्लूइड होता है अगर वो बाहर आता है, इट मीन्स आपका जो साइलेट है, जो नीडल है वो ठीक पोजीशन पे है, आप अब इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका CSF नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नीडल है वो गलत पोजीशन पे है। और ब्लड आने का मतलब है क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी इंजरी है अंदर, ठीक है, तो आप वहाँ पे इंजेक्शन नहीं देंगे। मेन इसका इंडिकेशन यही है कि अगर आपका CSF फ्लूइड बाहर आ रहा है, इट मीन्स पोजीशन आपकी ठीक है। CSF फ्लूइड जो है वो ऐसा भी नहीं है कि आप ड्रॉप बाई ड्रॉप गिरने दे रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मतलब ये होता है कि जो प्रैक्टिस्ड अच्छे खासे जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो जैसे आ रहा तो हो सकता है कि वो एक ड्रॉप भी नीचे ना गिरने दें। जैसे उन्हें लगता है कि नीडल्स के अंदर पीछे का जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है उसमें दिख जाता है कि हाँ ये CSF है, तो वो इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो न्यू कमर्स हैं तो वो मैक्सिमम 1 ड्रॉप, ठीक है, लाइट ड्रॉप अगर बाहर आती है तभी उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो भी उसका भी मेनली ध्यान रखा जाता है। तो ये था प्रोसीजर। अगर पोजीशन की मैं बात करूँ तो पोजीशन इसमें जनरली 3 पोजीशन बताई गई हैं, ठीक है। एक सिटिंग पोजीशन, जनरली ऑब्स्टेटिक जो पेशेंट होता है उसके अंदर सिटिंग पोजीशन में ही मेनली दिया जाता है। लैटरल डेक्यूबिटस होता है, ठीक है, या फिर प्रोन पोजीशन होता है। तो सभी के अंदर एक मेन चीज़ क्या होती है, जो शोल्डर होंगे वो आपके अंदर की तरफ ये पोजीशन होती है, ठीक है। आपके घुटने जो होंगे वो आपके पेट के साइड होंगे। मेन क्या होता है कि आपकी ये जो स्पाइनल रीजन है ये आपका बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी अबाउट OT से रिलेटेड जितने भी कुछ पॉइंट्स थे वो आपके ध्यान रखने की बातें थी। इसके अलावा
इंडिकेशन और कॉन्ट्री इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिकेशन हम किस में दे सकते हैं, अम्बिलिकस से नीचे की जितनी भी सर्जरी है आप उन सर्जरी को करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हेमरोडेक्टमी हुआ, हर्निया मतलब माइनर हर्निया वगैरह हुआ, वेस्कुलर सर्जरी हुई, ठीक है, या फिर यूरो सर्जरी हुई, ऑर्थो सर्जरी, मतलब जो भी सर्जरी है आप अम्बिलिकस से नीचे, तो वो सब सर्जरी आप अंडर स्पाइनल कैरी आउट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप किस किस में नहीं देंगे, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपको मेनली ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर मान लो पेशेंट को कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लाइक दिक्कत है, तो आप अवॉइड करेंगे। ये अगर मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी हिस्ट्री है कि उसको ब्रेन्स के अंदर लीजन्स हैं, तो आप अवॉइड करेंगे ऐसे पेशेंट को भी। मान लो किसी पेशेंट के अंदर काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है और पेशेंट को हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, काफ़ी सीवियर एनीमिया है, तो उसके अंदर भी आप अवॉइड करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट खुद ही मना कर रहा है कि उसे स्पाइनल नहीं देना है, तो वो तो एक मेजर रीजन हो ही सकता है। ठीक है, मान लो हो सकता है पेशेंट को एपिड्यूरल लेना हो, तो और इसके अलावा जैसे कार्डियक स्टेनोसिस की अगर प्रॉब्लम हो, कार्डियक प्रॉब्लम, स्टेनोसिस मेनली कैरोटिड स्टेनोसिस की अगर प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आप पेशेंट को मना करेंगे। ठीक है, या फिर मेन एक जो है मान लो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो गई है, एबनॉर्मलिटीज़ है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, तो उसमें भी आप नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जिस साइड पे आपको देना है, मान लो N3 से L5 के बीच में कहीं पे आपको हेमेटोमा दिख रहा है, ठीक है, हेमेटोमा लग रहा है आपको, या फिर कोई ट्रॉमा है, कोई सेप्सिस है, तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ड्रग की मैंने बात की थी, तो ड्रग मैंने बताया आपको बुप्रीवैकिन ही मेनली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिग्नोकिन भी कर सकते हैं, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो बुप्रीवैकिन है, उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी जो जनरली डोज मैंने लास्ट वीडियो में ही बताई थी कि 175 mg से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डोज, और इसका जो रेशो होता है 0.75% रेशो, मतलब जो डोज का रेशो होता है वो जनरली लिया जाता है। अभी मैं बात कर रही थी आपकी एपिड्यूरल की। ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया में डिफरेंस क्या है। आजकल एपिड्यूरल का चलन बहुत है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इसकी जो साइट होती है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया से थोड़ा ऊपर होती है। एपिड्यूरल को हम सर्वाइकल में भी दे सकते हैं, थोरेसिक में भी दे सकते हैं, और लंबर में भी दे सकते हैं। एपिड्यूरल में क्या होता है कि नर्व एंडिंग पे वो डायरेक्ट एक्ट करता है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड पे।